बाल विद्या निकेतन मसौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, पाठ्यपुस्तक कृत का भाग 1 में निर्धारित पाठ, जिसका नाम है मेरी संग की औरतें, इसी का अध्यापन कार्य चल रहा था। उसी पाठ का शेषांश आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लेखिका मृदुला गर्ग की जो बहन थी रेनू, तो रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, आंतरिक इच्छा उसकी नहीं थी, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। कौन? रेनू। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए। मैं तो नहाती हूँ। और उसी तरह से फिर आगे यहाँ तक ये प्रसंग चला था कि कैथोलिक बिशप से लेखिका दरख्वास्त की थी कि उनका मिशन है कि वहाँ की सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। और इस तरह से सफलता नहीं मिलती तो अंत में वह खुद तय करती है कि अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलेगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाएगी। और इस कार्य में उसे सफलता भी मिलती है। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा होता है। मेरे बच्चे यानी लेखिका मृदुला गर्ग के बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में, यानी ख्याति प्राप्त स्कूलों में दाखिला भी पा गए, उनका नामांकन भी हो गया। तो अब आगे देखते हैं। पिछली कड़ी जुट गई, अब आगे क्या होता है। शेषांश। ऐसे अनेक मौके आए, मौका यानी अवसर, जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। पता है क्या लेखिका किस तरह से लेखन कार्य में है? जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, लीक का मतलब जो परंपरा चली आ रही थी उससे अलग हट अपनी राह खुद तलाशता रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो बस बने बनाए रास्ते पर चलते, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक नई राह तलाशते। और मृदुला गर्ग ने भी वही किया। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन, यहाँ मैं सर्वनाम किसके लिए है? लेखिका के लिए।
अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। यह स्वीकारोक्ति है और स्वीकार करती है कि रेनू के मुकाबले में नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। और फिर भी वो विद्यालय जाती है, 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंचती है। जैसा हमने कहा था कि वह बंद था, चौकीदार भी रेनू को देखकर दंग रह जाता है। पर रेनू को कोई मलाल नहीं था, वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। और इस प्रसंग को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। उन्नीस 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। तो दिल्ली की खासियत यही रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती, पुलों के नीचे पानी भर जाता और तमाम यातायात ठप। तो इस क़यामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। तो जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊँ। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। लेकिन उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल यानी उचित। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था कि वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गए, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। बहुत से लोग सोचते हैं कि काश मैंने लोगों की बात मान ली होती, लेकिन उसे कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे। लेखिका रेनू के बारे में सोच रही है।
2 मील जाना, पैदल फिर 2 मील आना। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निजाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इस तरह से इस पाठ का आज समापन हुआ। मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है। HW की बारी है। तो इसमें एक लघुतरीय प्रश्न जो हैं वो हैं, पहला है कि दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश कब हुई। दूसरा है कि रेनू की स्कूल बस क्यों नहीं आई थी। तीसरा, कौन रेनू को देखकर दंग रह गया था। चौथा है, शहर की उस दिन क्या हालत थी। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर नजर डालती है। पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, जिन्हें हम देखते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं, तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होना तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। क्यों? इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। भागीदारी यानी भूमिका, रोल। अब आज़ादी के आंदोलन में कुछ आवश्यक नहीं है कि लोग जाकर के धरना प्रदर्शन करें, जेल जाए। बहुत से लोग हैं तो जेल नहीं गए, लेकिन घर बैठे ही बहुत सारे काम कर। तो लेखिका की नानी ने भी ऐसा काम किया। तीसरा प्रश्न है, तीसरा में 2 प्रश्न है, क और ख। तो क है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में उत्तर देना है। तो क है कि लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखी। और ख प्रश्न है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल को अपने शब्दों में अंकित करना है। लेखिका की दादी थी तो घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है। चौथा प्रश्न है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। क्या आश्चर्यजनक बात लगती। पहला बच्चा और भी लड़की। पांचवा प्रश्न है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से
किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देने हैं। मतलब अब किसी को राह पर लाना है तो दो तरीके, मारकर, पीटकर, डराकर, धमकाकर। तो उसके स्थान पर दूसरा तरीका है कि उसको सहजता से समझा बुझा करके भी ला सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से यानी आसानी से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। तो पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देने हैं। छठा प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो किस तरह से वो कैथोलिक बिशप से बात करती है विद्यालय खोलने के लिए, तो उन बातों की चर्चा करनी है। सातवां प्रश्न है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। मेरे संग की औरतें शीर्षक जो पाठ है उसके आधार पर यह बताना है कि जीवन में कैसे इंसानों को, कई तरह के इंसान होते हैं, तो कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। आठवां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। एक कथन है इस पाठ में। पाठ के अंत में ये पंक्ति आई है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। ऐसे लोग संगी साथी के साथ आनंद मनाते हैं, लेकिन कभी कभी एकांत में जो सुख मिलता है वो वर्णनातीत होता है। तो अकेलेपन का मजा कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करने। जहाँ अकेलापन का अर्थ है अनावश्यक दबाव रहित स्वतंत्रता। तो लेखिका की जो बहन रेणु अपनी इच्छा की स्वयं मालकिन है। वह जब कभी जो कुछ मन में ठान लेती है तो बस पूरा करना है, चाहे जैसे इन किन प्रकारेण। तो उदाहरण में एक दिन वर्षा हुई और सड़क पर कोई वाहन भी नहीं निकला, तो उस दिन रेणु के स्कूल बस भी उसे लेने नहीं पहुँचे। रेणु पैदल ही पहुँच गई। तो स्कूल अत्यधिक वर्षा के कारण बंद था। इतनी दूर यानी 2 मील की दूरी तय करके स्कूल पहुँचने पर स्कूल को बंद पाकर भी वह खिन्न नहीं, दुखी नहीं हुई। वह उसी भाव मुद्रा में वापस 2 मील पैदल चलकर घर भी आई। तो लेखिका को रेणु के साथ घटी यह घटना जो है बहुत रोमांचित करती है। मृदुला कर जो लेखिका हैं उनको लगा कि सच अकेलेपन का मजा ही अलग है, कुछ और है, और अपनी ही धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाने का तो आनंद अलग ही है।
तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में तैयार करने हैं और व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो आज इस पाठ का समापन हुआ, फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।